गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने स्टडी किए हैं। अब चलिए उसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, तो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी और हमने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। अब इनकी सबसे पहले जो 4 ब्लॉक्स में इनको क्लासिफाई किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। तो एस ब्लॉक में आपको पता है कितने ग्रुप्स कंसीडर किए हैं? 2, फर्स्ट एंड सेकंड। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोलिए, आप बोलिए। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, फर्स्ट के लिए तो क्या होगा NS1, ठीक है, और सेकंड के लिए क्या होगा NS2। इसलिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं? NS122, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, फिर क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये लीजिए सीजियम, ठीक है जी। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना है? 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है 1s में जाएगा। तो अभी आपको सब की पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1। तो ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, इसलिए क्या लिखा मैंने? 1s1। तो इसके लिए बोलिए क्या लिखूंगा मैं लिथियम के लिए? 2s1, ठीक है। और उसके बाद में सोडियम के लिए क्या लिखूंगा? 3s1। ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो पोटेशियम के लिए बोलिए क्या होगा? 4s1, रुबिडियम के लिए 5s1, सीजियम के लिए 6s1 और फ्रांसियम के लिए 7s1। तो आपने देखा ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हैं। अभी आपको डायरेक्ट लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे रुबिडियम की बात करनी हो तो क्या होगा? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ के लिए मैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दूंगा? 5s1। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी ये एल्कलाइन मेटल है, जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं, इनको हमने क्या नाम दिया है? फर्स्ट ग्रुप के मेटल को क्या नाम दिया है? एल्कलाइन मेटल नाम दिया है, ओके। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 है, 5s1, 6s1, 7s1। तो इनके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट, इससे आप क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्यों बता रहा हूं, आप इससे क्या समझ रहे हैं? इससे ये समझ रहे हैं कि इनके पास, इन मेटल्स के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। तो मेटल का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, रिलीज कर दें, वो क्या होती है? मेटल। और जो जितनी जल्दी, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगी ना, वो उतना ही अच्छा मेटल होता है। तो देखिए ये सब के सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दीज एलिमेंट्स इजीली रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई these elements have +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप बताइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कितने ये एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड हो सकते हैं, इनकी वैलेंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं? +1। 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चला इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +1 है। तो अब बात करते हैं, जैसे लिथियम है या सोडियम की बात करते हैं। सोडियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होने की वजह से, ये क्लोराइड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। तो इससे रिएक्शन करेगा, किस प्रकार के, कैसे साल्ट बनाएगा? NaCl टाइप के साल्ट बनाएगा, NaCl। इसी तरह से सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो बताइए कैसा ऑक्साइड बनाएगा? Na2O। Na2O, ये 2 यहाँ पर लिखेंगे। आपने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ऑक्सीडेशन नंबर से मॉलिक्यूल्स या आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NS1-2, ये एस ब्लॉक का। फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप कंसीडर हैं, एक तो फर्स्ट और दूसरा कौन सा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल।
चलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं। ये हाइड्रोजन के बाद में तो खाली था, फर्स्ट तो वैकेंट है इसमें। अब हम बात करते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। क्या नाम होगा इसका? बेरिलियम। और आपको मैंने याद करने के लिए क्या ट्रिक बताई है? बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। बेटा मांगे कार सुंदर बाप और रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट है कौन से ग्रुप के? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और इनको हमने क्या नाम दिया है? एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है, एस ब्लॉक का क्या होता है? NS1 N2। तो फर्स्ट ग्रुप का तो क्या हुआ? NS1। तो इनका क्या होगा? NS2। ठीक है, तो अब देखिए ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करती है, तो हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल के लिए क्या लिखेंगे? 2s2। ठीक है, अब बताइए इसके लिए क्या लिखोगे? 3s2। इसके लिए कैल्शियम के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2। तो बताइए स्ट्रांशियम के लिए क्या होगा? 5s2, 6s2 और 7s2। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं ग्रुप वाइज। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनके केमिकल बिहेवियर भी काफ़ी सिमिलर होंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे हैं वो एक ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? सिमिलर हो। तो इसलिए ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रखे हैं, क्योंकि इनका सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2। तो अब हमारे बात समझ में आ गई होगी कि पहले और दूसरे ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 और दूसरे के लिए क्या है? NS2। दोनों में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में भरे जाते हैं, s सब सेल में या यूं के s ऑर्बिटल्स में भरे जा रहे हैं, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है? s ब्लॉक एलिमेंट्स का है। तो फर्स्ट टू ग्रुप्स किस में कंसीडर हो गए? s ब्लॉक में। और s ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एक को छोड़ के, और वो एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन है ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, मेटल्स की तरह भी बिहेव कर रहा है और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। उस पर हम आगे बात करेंगे, पूरा एक चैप्टर हाइड्रोजन पर हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब एस ब्लॉक के बाद में बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो स्टूडेंट एस ब्लॉक के बाद में हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की। आपको पता है पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, px, py और pz। ठीक है, देखिए ये p ऑर्बिटल्स है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। और एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 3, 6। टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। एक में आ रहे हैं 2, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ग्रुप बनाया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पी ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। और वो ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 13 to 18। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ 13, फिर 14, 15, 16, 17 और लास्ट क्या है? 18। आपको पता है कि 13 को हम क्या नाम दे रहे हैं? थर्ड ए। 14 को क्या नाम दिया था बताइए? फोर्थ ए, फिफ्थ ए, फिर 6th ए और लास्ट में क्या है? 7th ए। और 18th को क्या नाम दिया है? 0। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको अलग से भी नेमिंग की गई है। थर्ड ए 13 को कहा है, फोर्थ ए 14 को कहा है, ये हमने देखा। तो स्टूडेंट फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट है, सबसे स्टार्टिंग में हाइड्रोजन और लास्ट में कौन सा है? हीलियम। ये लीजिए, सब बाकी वैकेंट है, यहाँ कुछ नहीं। तो अब सेकंड की बात करते हैं। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, फिर क्या होगा? थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, 6th और लास्ट में कौन सा है? 7th। फर्स्ट में तो सिर्फ लास्ट में हीलियम है। ठीक है जी। अब यहां से बात करते हैं। तो ये कौन सी फैमिली है? बोरॉन फैमिली। इसके बाद 14 को क्या बोला था हमने? कार्बन फैमिली। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन और नियोन, ये हमने बात की थी। तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी। तो हम क्या बोल सकते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये सब वैकेंट है। फिर ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ना प्यारे, ऐसे सब और बिखरे। क्या बोला आपने? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, और अगला ऑक्सीजन वाले ग्रुप में क्या लिखेंगे? और सल्मा, सिलेगी, तेरी पॉकेट। कौन सिलेगी? सल्मा। और सल्मा, सिलेगी, तेरी पॉकेट। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव है। ओके, फिर फ्लोरीन वाली जो हेलोजन वाली सीरीज है वो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, और लास्ट में जो 0 ग्रुप या 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है वो क्या है? हीना नहीं आएगी कल, जेबा रोएगी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये आपको पी ब्लॉक याद करने का तरीका भी बता दिया। आप लोगों को ये याद करना मस्ट है, क्योंकि देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक हमको ये याद नहीं होंगे तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स डेफिनेटली इनको याद करेंगे। ठीक है, और ये याद करने के बाद कल आप मुझे सुनाएंगे। सबसे पूछूंगा मैं बारी बारी से। चलिए अब देखिए, ये आपको याद करने के बाद आपको जर्नल बात करनी है। इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, यानी NH2S ब्लॉक के दो सारे के सारे S ऑर्बिटल्स भर चुके हैं। उसके बाद में S के बाद में हम आ रहे हैं NP 1 to 6। ठीक है, तो 1 to 6 का मतलब क्या है? ये जो 13 है ग्रुप, जो पहला P ब्लॉक है, तो इसमें हम लिखेंगे NH2 NP1। इसके लिए क्या होगा? उसके बाद NH2 NP2, इसके बाद NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5 और लास्ट में 0 ग्रुप के लिए क्या होगा? NH2 NP6। ठीक है, हीलियम इसमें एक्सेप्शन है। हीलियम को लास्ट में S ब्लॉक या S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट्स? 1s2। फिर भी इसको 18 ग्रुप यानी P ब्लॉक में रखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की वजह से बाकी के भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है ऑर्बिटल्स में, इसलिए इसको यहाँ जगह मिली है। इसकी वैलेंसी भी 0 है। ये भी बाकी की तरह लेस रिएक्टिव है, ये भी इनर्ट नेचर का है, इसलिए इसको 0 ग्रुप में रखा है। अदरवाइज ये एक एक्सेप्शन है, इसको P ब्लॉक में कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हीलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरे हुए हैं? S ऑर्बिटल्स में भरे हुए हैं, जबकि बाकी सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन लास्ट में किस में भरे जाते हैं? P ऑर्बिटल्स में। तो आपने देखा होगा कि P ऑर्बिटल्स में भरे जाने की वजह से ही इनको हमने क्या नाम दिया है? P ब्लॉक एलिमेंट्स कहा है। ठीक है, तो ये हीलियम एक्सेप्शनल है, इसको ये जगह मिली है, ये पोजीशन मिली है, तो उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम बाकी को तो देख रहे हैं। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ जी? NS2 NP 1 to 6। और ये फर्स्ट इस ब्लॉक को क्या नाम देंगे? बोरॉन फैमिली। और इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या हुआ? NS2NP1। इसका क्या होगा? NS2NP2। इसका बोलिए NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5 और इसका क्या होगा? NS2NP6। अब देखिए एक मजेदार बात देखिए, ये 13 है। ठीक है, इसके वैलेंस जो सेल है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ लास्ट वैलेंस सेल का लिखा है, तो 2 और 1 को ऐड कीजिए, कितना हुआ? 3। तो ये 13 का 3 से सिमिलर है। ये कौन सा ग्रुप है? 14 का लास्ट डिजिट क्या है? 4। तो देखिए 2 + 2 NS2 और NP2 कितना सम हुआ? 4। ये 4 से मैच कर रहा है। ठीक है,
ये 15 का 5, तो NH2 NP3 इनको सम कीजिए, कितना आ रहा है 5। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इनके, जैसे मान लीजिए पूछा ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये जो ग्रुप नंबर है 16, या यूँ कहीं इन दोनों को सम कर लीजिए, कितना आएगा 6। तो लास्ट डिजिट कितना आया 6। तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हम मैक्सिमम वैलेंसी या यूँ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि जिस ग्रुप में है, जैसे मान लीजिए 17 है 17वां, इसमें जितने भी एलिमेंट है इनके लास्ट शेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, NH2 NF5 है, तो 5 + 2 कितने हुए 7, और वैसे भी ये 17 से बिलोंग करता है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे 7। तो लास्ट में हीलियम को छोड़ के बाकी की बात करते हैं। तो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 8, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? NH2 एंड NP6, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हाईली स्टेबल है। ये कम से कम रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, किसी औरों के साथ कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें आपको कल बात भी की थी, कल भी बात कर ली थी, फिर भी देख लीजिए। इसमें एक सीरीज है ये वाली, बोरॉन सिलिकॉन से, ये वाली। इस सीडी के इस साइड के सारे क्या हैं मेटल्स, और इधर वाले क्या हैं नॉन मेटल्स। और इस सीडी पर जो अटैच्ड एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब मेटल्स या मेटलर्स बोलते हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। तो यही एक ऐसा ब्लॉक है जिस पी ब्लॉक, इसमें क्या है मेटल भी है, सब मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो बोलिए कौन सा ब्लॉक है जिसमें तीनों तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो आप कहेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स, मेटल्स और जो सीडी पर है वो सब के सब क्या है सब मेटल्स हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या है सब मेटल्स, जर्मेनियम को भी सब मेटल में कंसीडर किए गए हैं, ठीक है जी। ये बात करने के बाद में हम बात करते हैं डी ब्लॉक। अच्छा आपको ये बता दिया था, इनको हम क्या बोल रहे हैं इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, इनको हेलोजेंस, ये क्या है चेल्कोजन, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक स्टार्ट होता है थर्ड से, फर्स्ट और सेकंड तो एस ब्लॉक, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये यहाँ तक के 10 ग्रुप हैं, ये डी ब्लॉक में कंसीडर है बीच वाले। और इसमें ये 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन सा पीरियड है 4th, फिर क्या आएगा बोलो 5th, फिर 6th और ये लास्ट वाला कौन सा है 7th, ठीक है जी। यहाँ पर आपको पहले ये याद रखनी है, ये सीरीज 4th पीरियड में जो एलिमेंट है वो स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। इसके बाद में स्कैंडियम के नीचे ईट्रियम, फिर लैंथेनाइड और एक्टेनोइड। ये हमने कल भी डिस्कस की थी, बार बार में बनाया था आपने। आप लोगों को अगर सब याद नहीं करने हैं तब भी आप इनको ज़रूर याद करेंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। वैसे मैंने कल पूरी टेबल बनाई थी, कॉपर, एजी और एयू, निकल, पीडी एंड पीटी। तो ये आपको 9 एलिमेंट्स तो जरूर याद होने हैं, निकल, पीडी और पीटी, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है।
टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, आपको इसको ऐसे भी याद कर सकते हो वनीता, वेनेडियम, नायोबियम और टेंटेनम। क्रोमियम, क्रोमियम में इसका नाम, इसकी पूरी सीरीज क्लियर है, क्रोमियम यानी मोलिब्डेनम, और लास्ट में टंगस्टन। ठीक है, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, ये सारे एलिमेंट्स कल हमने बात की थी। अगर सारे याद नहीं होते कोई बात नहीं, आपको ये सीरीज जरूर याद करनी है। फिर ये याद करने हैं और इसके बाद में 9 एलिमेंट्स ये याद करने हैं। अगर आपने इनको भी याद रखा तो काफ़ी हद तक हमारा काम चल जाएगा और हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने कॉमन सेंस से काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वैसे याद तो आपको सारी करनी चाहिए, मैंने बनाई है, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी होगी, एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद करना है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा लर्न करने का तरीका बताया, सब बनाई है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इनको हमने क्या नाम दिया है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। क्या बोला है हमने, डी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10, कितना, n-d 1 to 10 n s 1 और 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है डी ऑर्बिटल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3D से। मैं अगर सबसे पहले इसके लिए बात करूं, इस सीरीज के लिए बात करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 3D, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, 3D। ठीक है, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, और अब इसको 3 माना है तो अगला क्या होगा, 4, 1 और 2। तो इसलिए जो फर्स्ट, जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनको मैं 3D सीरीज भी बोल सकता हूं। क्या बोलूंगा इसको, है तो पीरियड कौन सा, फोर्थ, लेकिन सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज। इसके बाद वाली जो 5th पीरियड की, उसको क्या बोल रहा हूं, 4D सीरीज। फिर 5D सीरीज, और कौन सी है, 6D सीरीज। तो जो सीरीज है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनको 4D सीरीज में मैंने डिवाइड किया है, 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये जो एलिमेंट्स हैं वो 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D 1 to 10, 4s 1 and 2। तो बताइए इनका क्या होगा, 4D 1 to 10, 4s की जगह क्या आ जाएगा, एक एक बढ़ा दीजिए, जैसे इसका बढ़ा दिया तो 3D से क्या हो गया, 4D। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इस 4D सीरीज के लिए क्या लिखूंगा, 4D 1 to 10, और 4s की बढ़ा करके क्या लिखूंगा, 5s 1 और 2। ठीक है, तो नेक्स्ट का क्या होगा बोलिए, 5D 1 to 10, और 5 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 6s 1 and 2। इस तरह से सीरीज बढ़ाते जाइए। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम बात करते हैं, कल हमने बात की थी कि स्केडियम के लिए हमने क्या लिखा, 3D 1 4s 2। ठीक है, तो अब बताइए इसके लिए क्या होगा, 3D 2, 3D 3, 4s 2, 3D 4, यहाँ क्या होना चाहिए था, 3D 4। देखो D1, D2, D3 और D4, क्या लिखना मुझे, क्या चाहिए, 3D 4 और 4s 2 होना तो ये चाहिए था। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4s1, और ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो क्या होगा, 3D 5 4s1। तो ये क्या हो गया, D1, D2, D3, और D4 ना होके क्या हो गया, D5। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में वापस क्या हो जाएगा, D5, D6, D7, D8। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, 3D8 4s2 निकल का। अब बताइए 3D8 के बाद में इसका क्या होना चाहिए, होना तो चाहिए था 3D9 4s2, लेकिन होता क्या है, यस बोलिए क्या होता है, 3D10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए इसको मिल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होते ही ये स्टेबल होगा, और क्या लिखेंगे, 3D10, और यहाँ क्या लिखोगे, 4s1। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो कॉपर में चेंज हुआ है और एक कहाँ चेंज हुआ है, क्रोमियम में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या हुआ, 3D10 4s1। तो देखिए मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा, n-1 D 1 to 10, सब में 1 से 10 है, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। और s के लिए मैंने क्या लिखा, 1 और 2, जनरली 2 ही है। 1 क्यों,
एक्सचेंज हुआ है, एक तो क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है और एक कहाँ गया है, कॉपर में। इसलिए मैंने क्या लिखा, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। और ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, वो पी ब्लॉक की जो जिग-जैग जो आपने स्टेप देखी थी उससे इस साइड में है, इसलिए सबके सब कैसे हैं, मेटेलिक हैं। अब इनकी साइज, इनकी नेचर वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए, डी ब्लॉक के बाद में आपने देखा यहाँ पर कि लेंथेनम के नेक्स्ट एलिमेंट 14 एलिमेंट को मैंने अलग रखा है। ठीक है, लेंथेनम के बाद के जो सीरियम से लेकर के लुटीशियम तक के 14 एलिमेंट हैं वो मैंने अलग रखा। इनको हमने क्या नाम दिया, लेंथेनॉइड। और एक्टिनाइड के बाद के 14 एलिमेंट मैंने अलग रखे हैं। थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के एलिमेंट को अलग रखा है। सीरियम 58 और लुटीशियम 71, ये 14 एलिमेंट मैंने अलग बनाए पीरियोडिक टेबल में। इनको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। तो इनको अलग जगह, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर लिया, पी ब्लॉक पढ़ लिया, डी ब्लॉक पढ़ लिया। कौन से ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, एफ ब्लॉक का। जो लेंथेनम के बाद के, लेंथेनम 57 के बाद के एलिमेंट्स हैं, इनको अलग जगह दी है। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सीरियम 58 से लेकर के कहाँ तक, लुटीशियम 71 तक के ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और एक्टिनम 89, उनके बाद के 14 एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोरियम 90 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ जाके ख़त्म होते हैं, लॉरेंशियम 103 तक। इन 14 एलिमेंट्स को, ये 14 एलिमेंट्स हैं, इनको अलग अलग जगह नीचे रखा गया है एक सीरीज बना करके। लेंथेनम के बाद के इसलिए इनको क्या बोला, लेंथेनॉइड। एक्टिनम के बाद के इसलिए क्या बोल रहे हैं इनको, एक्टिनाइड। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा, n-2 F1 to 14। ठीक है, डी तो क्या होता है n-1 और F क्या होगा n-2। ठीक है जी, उसके बाद में डी के लिए क्या लिखेंगे, n-1d। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 या 1। ठीक है, और लास्ट में है NS2। देखिए ये 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं और ये 7 से। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेता हूँ, 7 लेता हूँ। मैं लिखता हूँ पहले 6 लिख लेता हूँ। चलिए 6s2, क्या लिखा मैंने, 6s2। आपको मैं रेड चौक से लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको और साफ दिखेगा, 6s2। ठीक है, ये 6 लिया, तो बताइए इसको मुझे क्या लेना चाहिए, उसमें एक कम कीजिए, क्या लिखेंगे, 5। तो क्या लिखूंगा, 5d 0 या 1, और उसमें 2 कम कीजिए, 6 में और 2 करें, n-2 करें तो क्या होगा, 4f1 to 14। तो ये जो लेंथेनॉइड्स हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये वाला 4f1 to 14। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 इस तरह 14 तक होंगे। लेकिन जब 4f में होंगे तो d कौन सी होगी, 5 होगी, और s कौन सा होगा, 6। तो लास्ट सेल कौन सा है, 6th। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लेंथेनॉइड्स हैं वो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर जी ये तो 6th पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है जी, मान ली आपकी बात। तो लेंथेनॉइड को और क्या नाम दिया, हमने कहा था लेंथेनॉइड को हम क्या बोल सकते हैं, 4f सीरीज बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं इसको 4f सीरीज, क्योंकि जब ये 6th पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो d क्या होगा, 5d, और f क्या होगा, 4f। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया, लेंथेनाइड को हमने नाम दिया है 4f सीरीज, 4f सीरीज नाम दिया। तो चलिए, जब हमने लेंथेनाइड की बात की है तो एक्टिनॉइड्स की भी बात कर लेते हैं। तो एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे तो लास्ट 7th पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं, 7 से। तो मैं यहाँ 6 की जगह क्या रखूँ, 7। ये लीजिए 7s2 ना, कंसेप्ट दो ही चल रहा है, 7s2। जब s7 है तो d क्या होगा, उससे कम करके लिखिए, क्या लिखेंगे हम, 6d 0 और 1, 0 भी हो सकता है और 1 भी। और उससे और कम करेंगे 2, तो 7 में 2 कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5f
कहाँ से कहाँ तक 1 to 14 एलिमेंट हो सकते हैं, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बताइए एक्टिनॉइड को आप क्या नाम दे सकते हैं? 5F सीरीज बोल सकते हैं। तो एक्टिनाइड इनको हम 5F एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन बोलते हैं पूछे जाते हैं। लेंथेनाइड्स हैं वो क्या है 4F सीरीज, एक्टिनॉइड्स क्या है 5F सीरीज, थोरियम बिलोंग टू 4F 5F, तो आप क्या बोलेंगे 5F। सीरियम स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है? सीरियम। लेंथेनाइड के बाद के हैं। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। ये हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। इनके करैक्टर्स हैं, उनको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्रुप वाइज सारे एलिमेंट्स का पता हो। अगर आपको ग्रुप वाइज पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइज। किसकी बात कर रहे हैं? साइज। देखिए साइज, ठीक है। किसी भी एटम या एलिमेंट की साइज है उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड कर रही है? रेडियस। अब रेडियस कई तरह की हो सकती है। कोवेलेंट रेडियस भी हो सकती है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो कैसी रेडियस होगी? कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड बनना है तो कैसी होगी? आयनिक रेडियस। मेटलिक बॉन्ड बनना है तो कैसा होगा? मेटलिक रेडियस। और अगर वांडरवाल बॉन्ड है, वांडरवाल अट्रैक्शन है, तो फिर कैसी रेडियस होगी? वांडरवाल रेडियस होगी। तो जनरली हम क्या बात करते हैं कि रेडियस को हम कैसे मेजर करते हैं, चाहे वो कोवेलेंट हो, चाहे वो आयोनिक हो, चाहे जो भी कैसी भी रेडियस हो, तो हम रेडियस को हम कंसीडर कैसे करेंगे? दिमाग में आपके एनालाइज क्या होंगे, रेडियस का मतलब क्या होगा? तो स्टूडेंट देखिए, अगर कोई एटम है, ठीक है, तो उनकी दो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस इनकी डिस्टेंस ये वाली, ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका हाफ, वो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। या किसी भी रेडियस को क्या बोलते हैं, कैसे कंसीडर कर सकते हैं? कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस और इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। व्हाट इज रेडियस? इस न्यूक्लियस से वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का मतलब लास्ट सेल, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। ये कैलकुलेट करना क्या है? बहुत टफ है। तो फिर हमने इसका निकालने का एक जरिया देखा। तो कोई मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ को हम क्या मानते हैं? रेडियस। अगर ये डिस्टेंस कोवेलेंट नेचर की है तो रेडियस को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। आयनिक है तो क्या बोल रहे हैं? आयनिक। मेटलिक है तो मेटलिक। अब ये कम ज़्यादा होती है, वो वेरी करता है, अब वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं साइज की, पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे से समझना ज़रूरी है। ये समझ लिए तो हम काफ़ी चीज़ें आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गौर से देखिए। बहुत ईजी वे में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइज देखिए, आपने पूरी पीरियोडिक टेबल में दो ही बातें देखी। क्या? इस तरह के, या तो क्या है पीरियड्स है, और या फिर उनमें क्या है एलिमेंट्स किस फॉर्मेट में है? ग्रुप्स में है। ये तो क्या है? ग्रुप्स। और ये क्या है? पीरियड। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि इस पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज, फिजिकल और चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, इन पीरियड्स में कैसे और इन ग्रुप्स में कैसे होती हैं, कैसे उनका वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वो चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। तो हम बात कर रहे हैं साइज की। तो स्टूडेंट, साइज को समझने से पहले आपको एक छोटा सा टर्म सीखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको समझ लीजिए। देखिए, ये है न्यूक्लियस और मैं बात करता हूँ, ये वैलेंस सेल है, ये वैलेंस सेल है, ठीक है। इससे पहले भी कई सेल हैं, ये मान लो इससे जस्ट पहले वाला सेल है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे और ये लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इमेजिन कीजिए कि इस न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन हैं? 10।
या 20, जो भी आप मान लीजिए, एक बार 20 या कितने भी आप एक बार मानिए प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन है, ये यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी इलेक्ट्रॉन सेल्स में, नहीं तो बाहर चले जाते हैं। ये प्रोटॉन है, इन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और इसमें कितने हैं, 20 प्रोटॉन। ये इनको खींच के रखें। जैसे इस क्लास में आप अभी कितने 40 स्टूडेंट बैठे हो, ठीक है, और आपको कंट्रोल करने के लिए मैं हूँ, यानी मैं न्यूक्लियस हूँ। तो क्या मैं इन 14 स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं? यस, मैं आपको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। आप इजीली बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप लोगों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप बताइए, इस क्लास में एक टीचर और आ जाए, एक टीचर और आ जाए तो क्या होगा? तो आप और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, आपकी जो छोटी मोटी जो आवाज़ हो रही है वो भी नहीं होंगे, और हमारा कंट्रोलिंग पावर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही क्या है कि अभी ये बता रहे हैं कि 20 प्रोटॉन इस सेल तक कंट्रोल कर रहे हैं। अभी क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़े हैं। चलो 21, तो क्या होगा, अब इस आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन पर अट्रैक्शन क्या होगा, और पावर से लगेगा, और ज्यादा खिंचाव आएगा, और ज्यादा खिंचाव आएगा। तो ये क्या होंगे, ये साइज थोड़ी श्रिंक होगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात और बता दूं, इससे जस्ट पहले वाले जो सेल में इलेक्ट्रॉन है वो सेम चार्ज होने की वजह से क्या कर रहे हैं, इन लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे हैं। तो फाइनली ये कहा जाए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पर, जो लास्ट वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, उन पर दो तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन, और एक क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन। जो इससे पहले वाले सेल, सेकेंड लास्ट सेल है, वो इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल कर रहे हैं। इस रिपेलिंग नेचर को या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनको उससे पहले वाले सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। ये तो क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे देखो दो तरह के फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और एक ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो मैं कहूँ कि न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक, और शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो क्या होगी, साइज बढ़ जाएगी। और दोनों बराबर हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं कहूँ कि नेट, इस जैसे एक मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस अट्रैक्शन, उसकी वैल्यू मान लीजिए 10। कितनी है, 10, उसका मैग्नीट्यूड 10 है। और जो रिपेल कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4। तो बताइए नेट कितना अट्रैक्शन लग रहा है, कितना इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो आप कहेंगे सर 10 - 4 = 6, ये मैग्नीट्यूड लग रहा है, यही तो कहेंगे। तो इस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोल रहे हैं इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं। तो आपको ये टर्म देखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ज्यादा बेटर रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कब लगता है, लास्ट सेल पर लगने वाला न्यूक्लियर अट्रैक्शन और स्क्रीनिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो नेट अट्रैक्शन बचा उसको क्या बोल रहे हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। इसको क्या लिखते हैं हम, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। अब आपको स्टूडेंट्स ये दो टर्म्स क्लियर हो गए। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको और बाद में डिटेल से दोबारा पढ़ेंगे, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, और दूसरी बात क्या पड़ी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, ये कब बढ़ता है। फिर देखिए इसके बारे में एक बात, अगर सेल वो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ 20 प्रोटॉन है, कितने हैं, 20 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसी सेल में आ रहा है, प्रोटॉन कितने हो गए, 21, एक इलेक्ट्रॉन उसी सेल में आ रहा है, प्रोटॉन कितने हो गए, 22, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसी सेल में आ रहा है, प्रोटॉन कितने हो गए, 23। तो अगर सेल वही है, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जा रहे हैं, यानी सेम पीरियड में भरे जा रहे हैं,
और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्लास वही है, बच्चे उतने ही हैं, लेकिन टीचर बढ़ रहे हैं, 1 टीचर, फिर 2 टीचर, दीपेंद्र जी आगे 3 टीचर, श्याम जी आगे 4 टीचर, धीरे धीरे टीचर बढ़ रहे हैं। तो बताइए क्या होगा, इस क्लास का कंट्रोलिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे और साइज क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पैरेलल प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो साइज छोटी हो गई। कारण क्या है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस यही पॉइंट मिल गया हमको। पॉइंट क्या मिला कि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, किधर, किसमें मूव कर रहे हैं, एक पीरियड में। ये पीरियड है हमारे पास, ये पीरियड है, ठीक है, कोई भी पीरियड हो सकता है। ये कौन सा है, राइट पोर्शन, ये कौन सा है, लेफ्ट। तो मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो धीरे धीरे साइज क्या होगी, छोटी होगी। कारण क्या होगा, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारे पास पहला पॉइंट बना है कि साइज का जो पहला पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं साइज की, ठीक है, इसमें इन पीरियड्स, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइज इज, लेफ्ट टू राइट साइज, उधर आगे जगह शॉर्टेज कम है तो शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीजन क्या होगा, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है, ये रीजन है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज या जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, उससे साइज क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब आपको मैं एक पीरियड की बात कर रहा हूं, एक पीरियड का एग्जांपल लेके देखते हैं। पी ब्लॉक की बात करते हैं या सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं। तो लिथियम, फिर बोलिए बेरिलियम, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैं यहां तक बात करता हूं। तो इनकी साइज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज धीरे धीरे क्या होगी, छोटी होगी। सबसे छोटी साइज किसकी होगी, फ्लोरीन की। कारण क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। ये साइज बढ़ी, फिर इस तरह से छोटी होती गई। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटी होगी। इसी तरह से हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड की बात करते हैं सोडियम से। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बताइए, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज क्या होगी, छोटी। तो सबसे बड़ा साइज सोडियम का और सबसे छोटी साइज किसकी होगी, क्लोरीन की। तो देखिए, मैंने लास्ट में ये एलिमेंट्स क्यों नहीं रखे, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स क्यों नहीं रखे। तो एलिमेंट्स इसलिए नहीं रखे क्योंकि एलिमेंट्स जो 18 ग्रुप के हैं उनके बीच में कोई, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो किसी से कंबाइंड नहीं हो रहे, ना ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, ना ही आयनिक बॉन्ड बना रहे, नहीं मेटलिक बॉन्ड बना रहे। तो फिर वो कैसे बॉन्ड बना रहे, उनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है। अगर वो बॉन्ड बनाते भी हैं तो आपस में जुड़ते भी हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वेरी वीक होगा, और वीक अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वान डर वाल अट्रैक्शन। तो वान डर वाल अट्रैक्शन होने की वजह से, जैसे ये आर्गन का एक एटम है और दूसरा भी एटम, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत क्या है, वीक है। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगी, तो उसका हाफ भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इनकी जो रेडियस होगी उनको हम वान डर वाल रेडियस करें बोल रहे हैं, तो उनकी वान डर वाल रेडियस बाकी रेडियस से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। इसलिए अपने अपने ग्रुप में इनकी साइज सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, एक्सेप्शनली आर्गन की। वजह क्या हुई कि ये आर्गन जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। अगर उनके बीच में अगर कोई अट्रैक्शन है भी तो वो कौन सा होगा, वीक वान डर वाल अट्रैक्शन होगा। वीक वान डर वाल अट्रैक्शन होगा तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, वो क्या होगी, ज़्यादा। तो उनका हाफ भी क्या होगा, ज़्यादा। यानी वान डर वाल रेडियस हमेशा कोविलेंट, आयनिक, मेटलिक सभी रेडियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये मान लेते हैं
कि ये वांडर वाल अट्रैक्शन की वजह से इनकी रेडियस बड़ी है तो इनकी साइज भी क्या होगी, बड़ी। तो ये एक्सेप्शनली 18 ग्रुप को हम अलग ही रख देते हैं। तो बाकी 18 से पहले के 17th एलिमेंट यानी 70 ग्रुप के एलिमेंट में क्या ऑर्डर रहेगा साइज का, ये रहेगा। तो ये देखा आपने पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हुआ, साइज डिक्रीज हो रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप में। इन ग्रुप्स देखिए, हम वापिस एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये कौन सा है, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। इसके लिए क्या होगा, 2s1। इसके लिए 3s1। इसके लिए क्या होगा, 4s1। रुबिडियम के लिए क्या होगा, 5s1 और सीजियम के लिए 6s1। तो देखिए स्टूडेंट, आप देखिए ये न्यूक्लियस, एक ही सेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने सेल होंगे, 2। ये न्यूक्लियस एक सेल और 2 सेल। फिर यहाँ पे बताइए थर्ड में न्यूक्लियस 1 सेल, 2 सेल एंड 3 सेल। इस तरह से नीचे जाने पर क्या बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं, तो साइज क्या होगी, डेफिनेटली साइज भी बढ़ेगी। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ, टॉप टू बॉटम साइज इज इंक्रीज। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, कारण क्या है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, नए सेल जुड़ने के कारण। तो हमारे पास साइज का कंक्लूजन आ गया, लेफ्ट टू राइट गए साइज डिक्रीज हो रही है, कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है एक पीरियड में। और टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, कारण क्या, एडिशन ऑफ न्यू सेल। तो ये आपको कंक्लूजन दिमाग में फिट करना है। और कहीं थोड़ी सी अबनॉर्मलिटी आ रही है और उनको डिटेल से पढ़ेंगे कल। तो अब आप लोग देखिए साइज का फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कल डिटेल से बात करते हैं इस पर।